ओके गाइस, चलो वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू जीएसटी। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट पार्ट जो देखा था वो था ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर, राइट। लेट अस क्विकली रिवाइज। क्या देखा था हमने? हमने सिंपल सी चीज देखी थी कि यार इंडिया इज अ फेडरल कंट्री एंड देयरफॉर वी हैव स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो। तो जीएसटी के केस में भी क्यों ना वही स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया जाए। यहां पे भी सेम चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लेवी कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लेवी कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें डबल जीएसटी भरना है, इसका मतलब ये है कि दोनों भी आधा आधा बांट के लेंगे। और अगर सेंट्रल लेवी करेगा इंटर स्टेट के केस में तो सेंट्रल पूरा ले लेगा और वो अपने रेशियोज के हिसाब से सभी में डिवाइड करेगा बाद में, राइट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने कल देखा था कास्केडिंग इफेक्ट। इफ यू रिमेंबर व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट। अरे ये क्यों स्लाइड नहीं हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, चलो। इसके अलावा हमने कल कास्केडिंग इफेक्ट देखा था। कास्केडिंग इफेक्ट पे ही कल हमारा मेजर डिस्कशन हुआ था और ये क्लियर था कि यार टैक्स ऑन टैक्स कैसे होता था पहले और आज जीएसटी के बाद टैक्स ऑन टैक्स कैसे नहीं हो रहा है। तो उसका फायदा किसको हो रहा है? आपको और मुझे, एंड कंज्यूमर को। ठीक है, इसका पूरा चार्ट हमने कल देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने जीएसटी पढ़ने से पहले भी सुनी है, देखी होगी, राइट, दैट इज रेट ऑफ टैक्स। सर कितना रेट ऑफ जीएसटी लगेगा? हमें लोग बोलते 20%, 25%, 28%। व्हाट परसेंटेज एग्जैक्टली एंड फॉर व्हाट इज व्हाट दैट परसेंटेज? कौन सा परसेंटेज और किस चीज के लिए वो परसेंटेज है? तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 स्लैब रेट्स है। 6 टोटल रेट्स है, राइट। एक्चुअली 5 ही है, 6th वाला जो है यहां पे आप देखोगे अगर तो ये सेस का पार्ट आ जाता है। 28% टैक्स प्लस सेस। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? राइट। नाउ थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है आज, पता नहीं क्यों। एक सेकंड। चल, सो टोटल देयर आर 6 स्लैब रेट्स, राइट। एक है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 28% प्लस सेस। मुझे बताओ, आपने शायद इनकम टैक्स में पढ़ते समय आपने रेट ऑफ टैक्स पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या इनकम टैक्स में? वहां पे आता है 5%, देन इट इज 20%, 30%। इंडिविजुअल के लिए ऐसे कुछ स्लैब रेट्स है, या आप पढ़ोगे शायद, नहीं पढ़ा होगा तो जिन्होंने, राइट। अब यहां तो क्लियर है भाई, तू कितना भी कमाएगा, अगर एक लिमिट तक तू कमा रहा है तो 5% पे करेगा। अगर 2.5 लाख के ऊपर इनकम है 5 लाख तक तो 5% पे करोगे। अगर 5 लाख से ज्यादा इनकम है 10 लाख तक तो 20% पे करोगे। 10 लाख से ऊपर इनकम है तो उसके ऊपर 30% पे करोगे। एज सिंपल। मतलब ये भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है अपने को वैसे देखा जाए तो यार, बट वो ऑलरेडी सिंपल है। आप जीएसटी की अगर बात करोगे तो जीएसटी में प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। किस चीज का प्रोसेस? रेट कितना लगना चाहिए ये आइडेंटिफाई करने का। मैं इसके ऊपर बाद में जाता हूं, बट मैं ना थोड़ा सा आपको एक ये बताता हूं कि इसका स्कोप क्या है। ये रेट्स जो है ना, ये रेट्स के ऊपर काम करने का स्कोप कितना है मैं बताता हूं आपको। एज अ टैक्स प्रोफेशनल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोले, कोई भी टैक्स प्रोफेशनल बोलो जिसका काम जीएसटी के अंदर में हो रहा है, आपने क्या सुना होगा यार, जीएसटी में वो रिटर्न फाइल करेगा, वो ऑडिट करेगा, कितना टैक्स पे करना है वो बताएगा, उसमें हेल्प करेगा, बिजनेसेस को गाइड करेगा, राइट। सपोज आप सीए बन गए, आपको सीए बनने के बाद लगता है कि यार मुझे जीएसटी के फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे जीएसटी में काम करना चाहिए। आपने जीएसटी का काम करना चालू किया, आप रिटर्न फाइल करोगे, आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे लोगों के, आप लोगों को जीएसटी के लिए अकाउंटिंग करके दोगे, आप ऑडिट करके दोगे। भले ये टर्म्स आपको अच्छे से पता नहीं, बट आपने सुने हुए हैं कि यार ये काम ये काम ये काम ये काम होता है। यहाँ कुछ कंसल्टेंसी देनी है जीएसटी के रिलेटेड, या इसके अलावा कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाकर के कुछ रिप्रेजेंट करना है क्लाइंट को कि जीएसटी में कुछ गड़बड़ हुई है, ऑफिसर से मिलना है कि ऑफिसर को जो भी चीज होगी उसके साथ डिस्कस करना होगा, अगर तो वो चीजें करनी है। तो बेसिकली ये कुछ ना कुछ आपने कभी ना कभी सुना होगा एटलीस्ट, राइट। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, ये शायद आपने नहीं सुना होगा।
बट वो बताने से पहले मुझे एक बात बताओ, एक सीए अगर जीएसटी का काम कर रहा है, जैसे कि रिटर्न, रिकॉर्ड, अकाउंटिंग, ऑडिट, कंसल्टेंसी, कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जितने भी काम हैं, सुने हैं ना आपने ये सभी चीजें? भले डिटेल में पता नहीं होंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, उसके लिए तो हम बैठे भी पढ़ने के लिए, बट ये सुने होंगे ना आपने, जीएसटी का ऑडिट करता है सीए, राइट? जीएसटी का रिकॉर्ड रखता है सीए, टैक्स पेमेंट कितना करना है उसके लिए हमें गाइड करता है कि ऐसा टैक्स पे करो, वैसा टैक्स पे करो। आपके नॉलेज के हिसाब से मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भले जॉब कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो, या ऐसे टाइप के सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहा हो किसी को, ये कितना कमाता होगा साल का? एक साल का कितना कमाता होगा एवरेजली, या महीने का कितना कमाता होगा? क्या लगता है जिसको कुछ आइडिया होगी अगर बताओ, बताओ मुझे। एनीवन, क्या लगता है आपको, आपके अंदाजे के हिसाब से? आपने सीए चूज किया होगा, आधे लोग सीए इसलिए चूज करते कि बहुत पैसा मिलेगा, मतलब ऐसा कि नहीं, क्या मतलब मैं सीए बन जाऊंगा तो कोई तो एक ऐसा नहीं कि बड़ा पोता डालेगा उसमें मस्त पैसा डालेगा, 10-15 करोड़ रुपए लाके आपके बाजू में रख देगा, ले भाई तू सीए बन गया, बराबर? तो कितना कमाता होगा एक सीए अप्रोक्सीमेटली, ये सब काम करते करते करते? अच्छा, कितना कमाता है उसको जान दो, अपन अज्यूम करते हैं कि सपोज ये इंसान जो इतने सब काम कर रहा है, से साल का 10 लाख रुपया कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 10 लाख ही कमाएगा या 1 करोड़ कमाएगा या 2 लाख कमाएगा, एक एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, तो सपोज 10 लाख रुपए ये कमाता है ये सब काम करके, राइट? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10 लाख रुपए सपोज कमाता है ये काम करके, और अगर वही सीए को मैं बोलता हूं कि भाई तू ये काम कर, कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं क्या मैन्युफैक्चर करता हूं? कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करता हूं। मैं कैलकुलेटर के साथ छोटे मोटे ऐसे इक्विपमेंट्स और मैन्युफैक्चर करता हूं जो कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, कंपास वगैरह एक्सेट्रा, ये सब चीजें मैं मैन्युफैक्चर करता हूं। मैंने एक सीए को अपॉइंट किया, मैंने कहा कि यार ये चीज के ऊपर ना कितना रेट ऑफ टैक्स लगता है जीएसटी का, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी ऑन दिस पर्टिकुलर गुड्स दैट आई एम प्रोड्यूसिंग। मैंने वो सीए को हायर किया और मैंने कहा कि मुझे इसके ऊपर काम करके दे, मुझे रेट बता एग्जैक्ट कितना रेट, 0% है क्या, 5% है क्या, 12% है क्या, 18% है क्या, 28% है क्या, 28% प्लस सेस है क्या, या इसमें और भी जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे जो भी है मुझे बता। अब जो सीए को मैं अप्रोच कर रहा हूं वो सीए समझो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के अंदर में रेट डिसाइड करने का काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ। अगर ये इंसान 10 लाख रुपए कमा रहा है तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो इंसान 100 लाख रुपए कमाएगा, यानी कि 1 करोड़ रुपए। समझ रहे हो कितना डिफरेंस है? 10 टाइम्स, 10x का डिफरेंस है, 10 टाइम्स का डिफरेंस है। मतलब आपको पूरी डिटेल में पढ़ाई करनी है, सब कुछ समझना है स्टार्ट टू एंड जीएसटी का, तब तो जाके आप कंसल्टेंसी कर पाओगे, तब तो जाके आप रिटर्न फाइल कर पाओगे, ये सभी चीजें तब जाके आप कर पाओगे, बट फिर भी आप साल का 10 लाख कमा पाओगे। बट अगर आप ये समझ गए ना कि कौन से चीज को कौन सा रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल रहता है, उसके बाद आपकी इनकम सीधा 10 गुना बढ़ जाएंगी। इतना पावर है इस चीज में। सर क्यों? मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूं एज अ स्टूडेंट, सर सामने दिया हुआ है कि अगर कार आ गई तो कार को 28% लगाना है, अगर प्रोसेस्ड फूड्स है, बर्गर वगैरह, तो उसको 12% रेट लगाना है, फूड ग्रेन्स है तो उसको 0% रेट लगाना है। यही कहने की बात कर रहे हो ना सर आप? ना बेटा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो बस स्लैब है कि कितने रेट है जीएसटी के, और वो इन जनरल कौन से चीज पे वो टैक्स स्लैब लगता है, ये मैं इन जनरल की बात कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये ऐसा ही होगा, दिस इज जस्ट अ आउटलाइन, ये आउटलाइन है, इसके अंदर डिटेल है ना, भूल भुलैया है पूरी अंदर। सच में देखा जाए तो बहुत बहुत गहरा चीज है, बहुत गहरा टॉपिक है ये। बट लेट मी टेल यू व्हाई 10 टाइम्स द पेमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? मुझे एक बात बताओ, आप ही मुझे बताओगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, सपोज मैं कैलकुलेटर परचेस कर रहा हूं, मतलब मैं कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैन्युफैक्चर करके मैं कैलकुलेटर को सेल कर रहा हूं, ठीक है? मुझे देखना है कितना जीएसटी लगता है। नाउ सपोज मैंने कैलकुलेटर 10 रुपए में मैन्युफैक्चर किया, ठीक है? 10 रुपीज इज माई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्लस मैं मेरा प्रॉफिट ऐड करता हूं 2 रुपए, ठीक है? 12 रुपीज हो गया, प्लस इसके ऊपर आता है जीएसटी। अब अपन अज्यूम करते हैं कि जीएसटी का रेट है से 18% फॉर एग्जाम्पल, ना, तो 12 रुपीज इंटू 18% कितना हो गया? 2.16। ये कितना है? 18% है। अच्छा, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 20% है, ठीक है? 18% होगा तो 14.16। इतना पैसा आप आपके होलसेलर से लेने वाले हो। होलसेलर को सेल करोगे, उसको बोलोगे ये मेरा प्रॉफिट आ गया, ये कॉस्ट आ गया, ये पैसा है, इसके ऊपर जीएसटी है, ये पैसा मैं तुझसे लेने वाला हूं, ठीक है? नाउ ये बात है 1 जुलाई 2017 की, जब जीएसटी आ गया, ठीक है?
अब जीएसटी का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट वगैरह इलेक्शन वगैरह में बिजी थे, 2019 में इलेक्शन थे, जीएसटी लॉ नया था, उसके ऊपर काम कर रहे थे। ये सब करते 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 आ गया 1 जनवरी 2022, गवर्नमेंट हो गया फ्री। गवर्नमेंट ने बोला कि यार बहुत लोग गलत सलत चीजें कर रहे हैं जीएसटी में, हमने लॉ तो बना दिया बट लोग बराबर से फॉलो नहीं कर रहे, हमें पेनल्टी लगानी पड़ेगी, हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, लोगों को सुधारना पड़ेगा, हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, लॉस हो रहा है रेवेन्यू का, लोग कम पैसे पे टैक्स दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास ना अभी अगले इलेक्शन के लिए 2 साल है, अगले लोकसभा का इलेक्शन 2024 में है, 2 साल है। अपन एक काम करते हैं, अभी ये 6 मंथ्स जो है ना 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, हम ना सिर्फ और सिर्फ लोग कितना पैसा दे रहे हैं इसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और वो पैसा बराबर दे रहे हैं या नहीं, कम दे रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर कम दे रहे हैं तो उनसे मांगेंगे, अगर ज्यादा दे रहे हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे, सीधी बात, राइट। तो ये 6 महीने उन्होंने एक टास्क लिया कि हम लोग ये काम करेंगे। अभी आए अपने दुकान पे, अपना पूरा रिसर्च किया, देखा कैलकुलेटर, बोले यार इसके ऊपर ना 28% टैक्स लगना चाहिए, इसके ऊपर ना 28% टैक्स लगना चाहिए, 18% लगा रहे हो, अब गलत कर रहे हो। 10% हर चीज पे 2017 से लेकर के 2022 तक पूरे 5 साल में जितना भी आपने सेल किया है सबकी लिस्ट निकालो, हमें दिखाओ, सबके ऊपर रिट्रोस्पेक्टिवली 2017 से 28% लगाओ और हमें 10% टैक्स एक्स्ट्रा दो, प्लस उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह सब लेंगे हम। अब मुझे बताओ 12 रुपीज के ऊपर करो 28%, कितना आता है? 12 रुपीज इंटू 28%, इज इट कमिंग टू 3.36। डिफरेंस कितना हो गया दोनों का? 3.36 माइनस 2.16, लगभग 1.20 रुपीज। मान के चलते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि 80 पैसा इसके ऊपर जाएगा आपका पेनल्टी और फाइन, तो समझो प्लस 0.80, 2 रुपए पूरे हो गए। मतलब ये जो 2 रुपए आपका प्रॉफिट था, ये पूरा प्रॉफिट यहां चला गया। अब मुझे एक बात बताओ, 15 रुपए का कैलकुलेटर जो भी होलसेलर ने लिया है, आपके पास तो उसका एड्रेस वगैरह है, क्या आप उसके घर जाएंगे, उसको दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे भाई देख अपन ने ना 5 साल पहले कैलकुलेटर का डील किया था, उसमें ना तूने मेरे पास से 14.16 में लिया था, बट एक्चुअली ना गलती हो गई थी, 18% जीएसटी लगाया था मैंने, तूने भी नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला, मेरा सीए भी पढ़ा लिखा नहीं था, उसको भी कुछ पता नहीं था, ऐसे ही पास हो गया था वो, उसने भी बोलते 18% लगेगा और मैंने 18% लगा दिया, एक्चुअल मैंने उसके ऊपर 28% लगता है। मेरे घर पे, मेरे दुकान पे रेड पड़ी है, तो मेरे को ना फैक्ट्री में से इतना इतना गुड्स के ऊपर ये जीएसटी देना पड़ रहा है, तो मेरे को पैसा दे देना भाई प्लीज, 2 रुपए दे देना। आपको क्या लगता है वो उसका भी प्रॉफिट कम हो जाएगा ना? अगर वो 2 रुपए दे भी देता है तो पहले तो वो देगा ही क्यों? गलती अपनी है, उसकी नहीं है, राइट? तो पहले तो वो पैसा देगा क्यों? अच्छा दे भी दिया तो उसका भी प्रॉफिट निकल जाएगा, फिर वो कंज्यूमर को पकड़ेगा, कंज्यूमर को पकड़ेगा क्यों? मेरे को बताओ। वो आएगा अजिंक्य के पास, बोलेगा अरे भाई देख तूने जब सीपीटी में था, तू फाउंडेशन में था, तू 12th स्टैंडर्ड में था, तब तूने कैलकुलेटर लिया था मेरे पास से, इतने इतने में तूने लिया था, उसके ऊपर ना जीएसटी रेट ज्यादा है, मेरे को पैसा दे देना वापस, मेरा प्रॉफिट जा रहा है। ऐसा होगा क्या? बताओ, सवाल ही नहीं आता। कितने लोगों तक तुम पहुंचोगे? बट मेरे को एक सिंपल बात बता, गवर्नमेंट इसको छोड़ेगी क्या? गवर्नमेंट ने चार्ज किसके ऊपर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है? इस सप्लायर को दी है, मैन्युफैक्चरर को दी है कि भाई तेरा काम है सही तरीके से तूने जीएसटी का रेट निकालना और उसके ऊपर तूने जीएसटी भरना, तूने गलती की है तेरे जेब से भर, इसका पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। मतलब 5 साल में बंदे ने जो कमाया, बंदा सीधा 5 साल पीछे, उसने तो कमा के लायबिलिटीज खड़ी कर दी, लोन ले लिए, मस्त फैमिली के साथ मालदीव वेकेशन हर 6 महीने जाता था, अपने तो कैलकुलेटर सेल हो रहा है इधर, और पता चला प्रॉफिट 0 हो रहा है अभी। अब ये सब खर्चा जो उसने किया, ये सब कहां से आएगा? बैंकरप्ट भी हो जाएगा वो, पॉसिबल है। सेम चीज जीएसटी से पहले वैट एक्साइज में हुआ करती थी, बिकॉज रेट ऑफ टैक्स हर जगह पे अलग अलग ही थे, एक्साइज में भी अलग अलग रेट थे, वैट में भी अलग अलग रेट थे, सीएसटी में अलग अलग रेट थे, आज जीएसटी में भी अलग अलग रेट है। एक रेट पे आप सब चीजों को सेम नहीं रख सकते। हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि यार जितने हो सके उतने हमने कम रेट रखने हैं, मतलब 10-15 नहीं रखने, 2-3 ही रखने, ये पॉसिबल है। बट ये पॉसिबल नहीं है कि यार एक ही रेट पे सब कुछ रखा जाए। आप कोई कॉमन चीज ले रहे हो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, अब समझो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं फूड ग्रेन्स की, आटा, वीट, गेहूं। मुझे बताओ, गरीब से गरीब इंसान, गरीब से गरीब इंसान झोपड़पट्टी में रह रहा है, अच्छा झोपड़पट्टी भी जान दो, ज्यादा बोल दिया मैंने, रस्ते पे रह रहा है, मुझे बताओ वो भी खाना तो खाएगा ना? खाना तो खाएगा वो, राइट? अच्छा, जो झोपड़पट्टी में रह रहा है वो भी खाना खाएगा, जो छोटे से घर में रह रहा है 1 BHK में वो भी खाना खाएगा, दाल चावल वो भी खाने वाला है, जो एक बड़े बंगले में रहने वाला है वो भी दाल चावल ही खाने वाला है, राइट? मतलब कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, जो एकदम गरीब इंसान भी खाएगा, एकदम अमीर इंसान भी यूज करेगा। अब अगर अमीर इंसान उसके ऊपर 50% भी जीएसटी दे सकता है, गरीब इंसान बेचारा दे सकता है क्या? नहीं। और अगर गवर्नमेंट ने बोला कि यार कल से लेके दाल चावल के ऊपर 50% जीएसटी, मतलब लोग पूरी गवर्नमेंट जला देंगे, आके रास्ते पे मोर्चे करने लगेंगे, क्या क्या हो जाएगा उसमें से, सच में। सो दीज आर वेरी सेंसिटिव इश्यूज एंड
वेरी जेन्युइन थिंग कि यार एक गरीब इंसान कहां से पैसा लेगा इतना जीएसटी भरने का। तो जो नेसेसिटीज है उसके ऊपर तो 0% रेट लगाओ, जो और थोड़ी सी कम नेसेसिटी है उसके ऊपर 5% रेट लगाओ, जो एकदम मतलब नेसेसिटी है ही नहीं, सिर्फ मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो ही मैं यूज करूंगा, तो फिर आप उसके लिए 28% लगाओ। मुझे एक बात बताओ ना गाइस, कार हर इंसान के पास रहना जरूरी है क्या? यस और नो? कार हर इंसान के पास रहना जरूरी है क्या? इज कार नेसेसिटी? नो। सर बट कभी मेरे को ऐसा कहीं दूर जाना रहा तो भाई भाड़े पे लेना, खुद की कार क्यों चाहिए? समझ रहे हो बात को? राइट ये तो इंडिया है, हर इंसान को, एक इंसान एक घर पे रह रहा है, अगर एक इंसान उसको दो दो कार रख रहा है। मैं आपको बताता हूं, जहां मैं रहता हूं मेरे बिल्डिंग में, मेरे घर के एग्जैक्ट सामने एक बंदा रहता है। वो बंदा अकेला इंसान है, अकेला 40 साल का है, अकेला इंसान है, माँ बाप नहीं है, माँ बाप अपने गांव में रहते हैं, भाई बहन नहीं है, शादी नहीं की, कुछ नहीं की है। बंदे के पास 2 सेडान है, 2 सेडान कार से एक छोटी सी कार है, 3 कार अकेले के पास है, और 4 टू व्हीलर्स है, एक्टिवा और एक्सेस वगैरह मिला के 4 टू व्हीलर्स है। आधी सोसाइटी की हमारे जगह, आधी बिल्डिंग की पार्किंग की जगह वो एक इंसान लेके बैठता है। यूज कितना करता पता है क्या? 6 महीने में एक बार एक कार निकालेगा यूज करने को। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना? राइट तो ये सिचुएशन जो अपनी वो अलग है, तो ही कैन पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्सेस, नो डाउट। बट नेसेसिटी है क्या यार? हर इंसान के पास रहना जरूरी है क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी। हाँ टू व्हीलर कुछ हद तक आप बोल सकते हो कि चलो सर हाँ शायद नेसेसिटी तो नहीं है, बट हाँ मतलब रहना चाहिए, ठीक है। कार की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो कार भी मैं मानता हूं, अगर चलो कार भी रहना जरूरी है, मुझे एक बात बताओ, जरूरी है क्या कि हर इंसान के पास एक मर्सिडीज ही रहनी चाहिए? छोटी मोटी कार नहीं ले सकता? वो ले सकता। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अगर तू छोटी सी कार लेता है तो हम 28% टैक्स लगाएंगे। बट अगर तेरे पास इतना पैसा है कि तू ना एकदम मतलब एकदम पैसा फेंक रहा है जैसे कार लेने के लिए, बहुत बड़ी कार 10 करोड़ की कार लूंगा, तो ठीक है ना, तू सेस भी भर एक्स्ट्रा। हमें कंपेंसेट करना है स्टेट्स को, क्योंकि स्टेट्स जीएसटी में नहीं आ रहे थे। कहां से आएगा पैसा? तू ज्यादा कमा रहा है, तू ज्यादा खर्चा कर रहा है, तू दे। समझ रहे हो क्या? तो कहने का मतलब यह है कि यार रेट्स सेम नहीं हो सकते, रेट्स अलग अलग ही होने वाले हैं हर बार। एटलीस्ट 2 to 3 रेट्स रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैंने ये आपको जस्ट बताया है, राइट। और जो इंसान, अगर मैं ये प्रॉफिट की बात कर रहा था यहां पे, जो इंसान यहां पे गलत रेट लगा बैठेगा, अगर उसके ऊपर रिट्रोस्पेक्टिव चीज डाल दी तो इसका पूरा प्रॉफिट चला जा रहा है, समझो पूरा का पूरा प्रॉफिट गया। अच्छा बहुत सारे केसेस में प्रॉफिट तो दूर की बात है, उसका प्रॉफिट के अलावा भी पॉकेट में से पैसा जाएगा। या तो हमने प्रॉफिट की बात की है, सपोज ये रेट ऑफ जीएसटी 5% होगा सिर्फ अगर, और अभी का रेट 28% है, सपोज 23% बढ़ गया, कितना 23%, मतलब प्रॉफिट तो गया 3% जेब में से, पेनल्टी और फाइन जो है ये भी जेब में से। आप सोचो ना बेचारे की हालत क्या रहेंगी, वो तो 5 बार मालदीव घूम के आया 1 साल में। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दैट इज द रीजन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का या कोई भी टैक्स प्रोफेशनल का जो भी टैक्स के ऊपर एक्सपर्टीज करके काम कर रहा है और उसके ऊपर कंसल्टेंसी दे रहा है, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल फील्ड है। रीजन बहुत सिंपल है, एक बार साइकिल स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन की, और वहीं पे अगर आपने गलत रेट लगा लिया, इनकरेक्ट रेट वहीं अगर आपने लगा लिया, तो ये पूरी साइकिल में जितने भी लोग एक दूसरे को बेचने वाले हैं, सबका प्रॉफिट, सबके घर का पैसा दाव पे लग जाता है। इट इज अ वेरी रिस्की जॉब एंड अ वेरी सिंपल रीजन दिस इज दैट यू शुड अप्लाई द रेट्स करेक्टली। अगर आपका रेट करेक्ट है, आधा टेंशन खत्म। अगर आपका रेट ही करेक्ट नहीं है तो यार जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी ऑफिसर आके आपको खा जाएगा, ये चीज याद रखना। और इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता है कि 18% रेट है बट अरे गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, अपन एक काम करते हैं 5% लगा के बेचते हैं। देख गवर्नमेंट ने कुछ किया, 3 महीने हो गए, उसके बाद अपन 6 महीने हो जाएंगे, देख गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं किया, तो चलो उस पर कंटिन्यू करो। बट हमको ये नहीं पता रहता है उस समय पे, एक आम बिजनेसमैन को भी ये नहीं पता रहता है कि गवर्नमेंट 8 इयर्स पीछे जा सकता है, 8 साल पीछे जाके आपके सब रिकॉर्ड चेक कर सकता है, और 8 साल के अंदर में जो भी गड़बड़ निकली सब निकाल के आपको वहां से लेके सब कुछ करेक्ट करने बोल सकता है। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना? हमें लगता है 1 साल खत्म हो गया, बात खत्म, अगले साल का अगले साल में देखेंगे, ना बेटा ना, गवर्नमेंट 8 साल पीछे आके पकड़ेगा। 2022 में जब गवर्नमेंट फ्री होगा तब बोलेगा मैं 2017 में जाता हूं, चेक करता हूं उसने 2017 में क्या क्या कांड किए हैं, एक एक चीज निकालेगा, बोलेगा ये इसका टैक्स दे, इसका पेनल्टी दे, इसका फाइन दे, इसका इंटरेस्ट दे। समझ रहे हो बात को? तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा ना, तुम्हारा घर बेच देगा, फैक्ट्री बेच देगा, सीधा घर पे अटैक। पॉसिबल है, क्यों? तुमने गवर्नमेंट का पैसा चुराया है, यू आर लीगली बाउंड टू पे इट। समझ रहे हो क्या? एंड दैट इज द रीजन दीज पीपल who are earning 10 times than a normal CA are those people who are very expert into this. देखो
टू बी वेरी फ्रैंक, ये कोई आसान काम नहीं है रेट देखना समझना। पहले तो आपको अगर ये कैलकुलेटर है ना, तो कैलकुलेटर को पूरा स्टडी करना पड़ेगा। कैलकुलेटर कैसे बनाया है इसको स्टडी करना पड़ेगा। क्या इसको बनाते समय ऐसा कोई मटेरियल यूज किया है जिसका टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस कैलकुलेटर के बारे में पूरी डिटेल स्टडी यूज करके देखना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है, इससे क्या काम होता है क्या नहीं होता है। ये सब एक तरफ, ये तो आधा काम है। दूसरा आधा काम है, इसके हिसाब से गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उसके साथ एक एक चीज देख के मैच करो। सब मैच होने के बाद आप बोलोगे कि हाँ 18% फाइनल। और उसमें भी आप पूरा रिसर्च रिपोर्ट निकाल करके आपके क्लाइंट को, उस फैक्ट्री वाले को जो कैलकुलेटर बना रहा है उसको दे दोगे कि देख मैंने इसके बेसिस पे सब कुछ निकाला हुआ है, इतना इतना होने वाला है, इतना इतना टैक्स तूने भरना है, अगर तू नहीं भरता है तो तेरे लिए ये प्रॉब्लम आ सकता है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? तो वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड एंड समथिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिलहाल के लिए समझना इतना जरूरी है कि यार ये बहुत जरूरी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कितना भी अच्छा आपको जीएसटी का लॉ आता है, बट आपको रेट निकालते नहीं आया ना, तो बात खत्म। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अपने सिलेबस में यह नहीं है कि रेट कैसे निकालना है, राइट? बट हाउएवर मैं आपको बताऊंगा आइडिया कि किस तरीके से होता है, क्या होता है। हाउएवर ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। इवन सीए फाइनल में भी काफी कम हद तक है, वो इतना ज्यादा नहीं है, वहां पे भी प्रोसेस है बट ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो रेट कैसे निकालते हैं उसके ऊपर तो मैं जाऊंगा, बट उसके पहले ये जो दिया हुआ है स्लाइड पे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, पहला रेट ऑफ टैक्स है 0%। 0% तब लगेगा जब वो आइटम आप परचेस कर रहे हो जो एकदम नेसेसिटी है, इंटेंस नेसेसिटी है, इसके बिना इंसान जी नहीं सकता। जैसे फूड ग्रेन्स, दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मैदा हो गया, जी नहीं सकता इंसान, ये तो लगेगा ही गरीब से गरीब इंसान को भी। इसके अलावा देर आर सम मास कंजम्पशन आइटम्स। मास कंजम्पशन मतलब लोग इसको बहुत, मतलब बहुत ज्यादा लोग और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। तेल हो गया, घी हो गया। जरूरी नहीं है घी के बिना भी रोटी खाई जा सकती है, तेल के बिना भी काम हो सकता है, बट हाँ मतलब नेसेसिटी ही है देखा जाए तो। बट एकदम भी नेसेसिटी नहीं है तो उसको 5% डाल दिया। प्रोसेस्ड फूड, आप आलसी हो, आप घर पे खाना नहीं बना सकते, आप बाहर से खाना खा रहे हो, तो बाहर वाले ने काम करके दिया ना तुमको, उसके लिए पैसा दो ज्यादा, टैक्स। तो बर्गर, समझो बर्गर की चीजें आप लेके आ रहे हो, घर पे बर्गर बना रहे हो, 5% या 0% भी हो सकता है। बट अगर आप बर्गर बाहर मैकडोनल्ड से मंगा के खा रहे हो, पिज्जा डोमिनोज से मंगा के खा रहे हो, तो 12%। 18% में मेजरली सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सभी टाइप के सर्विसेज आती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम और सर्विसेज तो पक्का आते हैं। उसके अलावा सोप, ऑयल, कुछ टाइप के, रेफ्रिजरेटर तो इलेक्ट्रॉनिक में आ गया, स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक में आ गया। तो 18% में ये सारी चीजें आती है। 28% में व्हाइट गुड्स। व्हेन आई यूज द वर्ड व्हाइट गुड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाइट पेंट डाल दो वो व्हाइट कलर का बन जाएगा, उसके ऊपर 28%, ऐसा नहीं है। व्हाइट गुड्स मतलब एक्सपेंसिव गुड्स। इवन एक्सपेंसिव भी नहीं, ये एक्सपेंसिव एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसिव है, हद से ज्यादा महंगे गुड्स। जैसे कि कार, कार में भी लग्जरी अलग है जहां पे सेस चार्ज किया जाएगा 28% प्लस सेस। उसमें भी अगर आप देखोगे टोबैको, एरिएटेड ड्रिंक्स, पान मसाला, मतलब अगर आपको पता है कि यार टोबैको खाने से मुझे जानलेवा बीमारी हो सकती है, फिर भी आप खा रहे हो, इतना पैसा है तुम्हारे पास कि तुमको खुद का कुछ लेन देन ही नहीं है, तो चलो मेरे पास भी पैसा ज्यादा दो। सिंपल लॉजिक, समझ रहे हो क्या? राइट? तो इस तरीके से एक जनरल आप बोल सकते हो, जो यहां पे मैंने आपको दिया कि जनरली ऐसा रेट ऑफ टैक्स रह सकता है। लिखना नहीं है, एक बार देख लो सिर्फ, आपके बुक में ये प्रिंट होके आ जाएगा, लिखना नहीं है, सिर्फ एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो, कोई डाउट है पूछ लो, इसके बाद और डिटेल में देखते हैं। अभी तक जो भी समझा सबको समझा क्या, क्यों इतना स्कोप है इस चीज में? ये और नो?
डन। चलो, देखना है कि कितना रेट लगता है, कैसे लगता है, क्या लगता है, थोड़ा जाए उस चीज के ऊपर। व्हाट डू यू थिंक? देखना चाहिए ना, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है। इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले ही बोल रहा हूं, ये अपन प्रैक्टिकली देख रहे हैं एडिशनल थोड़ा सा, ताकि हमको सब्जेक्ट के बारे में और नॉलेज मिले, राइट? और ऑब्वियसली इट विल मेक आवर थिंग्स इजियर लेटर ऑन। आओ, जीएसटी रेट्स ऑफ टैक्स। ये देखो, यहां एक वेबसाइट है cbic.-gst.gov.in। बताता हूं सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीआईसी। बताता हूं आपको क्यों क्या। आजकल ना क्या हो रहा है, 4 बैचेस चल रही है जीएसटी की एक साथ में। और टू बी वेरी फ्रैंक, चारों बैचेस लगभग आजू बाजू में स्टार्ट हुई। अपनी 17th को स्टार्ट हुई थी, एक दो दिन पहले मेरा एलएलबी का जीएसटी का बैच स्टार्ट होता, वहां पे 2 बैचेस चालू हुए हैं। उसके बाद बीबीए के अंदर जो एलएलबी का बीबीए के अंदर जो जीएसटी का है बैच, वो भी उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ, और ये अपना भी उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ। तो मेरे को ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि अच्छा ये चीज मैंने ना कौन सी बैच में बताई थी, अच्छा ये एग्जाम्पल मैंने कौन सी बैच में दिया था, ऐसी चीजें हो रही है अभी। चलो, लेट्स चेक। क्या हो गया, इसको लोड क्यों नहीं हो रहा है ये? हाँ, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। आपको सीबीडीटी पता है क्या? सीबीडीटी इनकम टैक्स के लिए पढ़ा होगा आपने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर में देर आर 2 डिपार्टमेंट्स एज फार एज टैक्सेशन सिस्टम इज कंसर्न। जो हमें पता है अभी 2 डिपार्टमेंट है। पहला है सीबीडीटी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, जो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, इनकम टैक्स के सभी नोटिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशंस बनाता है, देता है। जो हम बोलते हैं ना कि ऑफिसर के पास हम जाएंगे, ऑफिसर बोलेंगे भाई टैक्स लेके आ, ये कर वो कर, ये सब ऑफिसर्स डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट? सीबीडीटी का। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। समझ रहे हो बात को, राइट? पहले ये सीबीईसी था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स था। यस, तो ये सीबीआईसी जो है, इसमें जो आय है इनडायरेक्ट टैक्सेस, उससे जीएसटी आ जाता है, तो इसको हम अपने भाषा में जीएसटी डिपार्टमेंट बोलते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑफिसर होते हैं। कौन सा ऑफिसर होते हैं, क्या ऑफिसर होते हैं, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में है, हम देखेंगे उसको। बट अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, और वो ऑफिसर्स को जाके हमने मिलना है। कुछ अगर उन्होंने केस निकाली तो जाके बताना है कि नहीं ये ऐसा है, ये गलती हो गई, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और अकॉर्डिंगली आपने टैक्स वगैरह पे करना है। जो मैं बोल रहा हूं ना कि यार जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेजेंगे आपको कि टैक्स रेट गलत लिया है, वो सीबीआईसी के डिपार्टमेंट से आता है। ठीक है, अब देखो मैं वेबसाइट पे आया हूं, जीएसटी के डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, जहां पे जीएसटी रेट्स एज ऑन 1 जनवरी 2022 आपको सामने दिख रहा है, राइट? दीज आर दी जीएसटी रेट्स। समझना चीज को, यहां देखो जीएसटी के लिए गुड्स दिए है, सर्विस दिए है। सर्विस पे क्लिक करोगे तो सर्विस वाले नीचे आ जाएंगे, गुड्स पे क्लिक करोगे गुड्स वाले आ जाएंगे। आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना है, एक्सेल में डाउनलोड करना है, या सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी पीडीएफ के फाइल में गया तो यहाँ पीडीएफ पूरा बन के निकलेगा। आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के उसको यूज कर सकते हो। एक्सेल में मिलता है, आप उसके ऊपर ही कैलकुलेशंस कर सकते हो। अब यहां देखना जरा, जाते ही जा रहा है ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला है चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग और टैरिफ आइटम। क्या मीनिंग होती है बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, मतलब कौन सी चीज है या सर्विस। सीजीएसटी रेट, एसजीएसटी रेट, आईजीएसटी रेट और कंपेंसेशन सेस, उसका भी रेट अलग से दिया हुआ है। ये देखो मैं स्क्रॉल करते ही जा रहा हूं, ये बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, पैराग्राफ पे पैराग्राफ, पैराग्राफ पे पैराग्राफ। देखो जरा, ये देखो इतना सारा, इतना सारा। अच्छा, उसमें भी अगर आप देखोगे सर्विसेस अलग, सर्विसेज के लिए भी जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। देखो कितने रेट्स है, इतने सारे रेट्स है। तो एक्चुअल में तो रेट बहुत कम है, बट हर चीज को अलग अलग हिसाब से अलग अलग चैप्टर में डाल करके बनाया गया है। अगर मैं सिंपली बात करूं तो यहां पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अपने सिलेबस में है, बाद में देखेंगे उसको, अभी सिर्फ समझ लो थोड़ा सा ब्रीफ में। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। आपको याद होगा बचपन में स्कूल में हमने साइंस में साइंटिफिक नेम्स पढ़े थे।
राइट। अगर आपको लगता है ये वाला फ्लावर जो है इसको कोई एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, समझो जो भी फ्लावर होगा, तो उस फ्लावर का वो इंग्लिश नेम है बट साइंटिफिक नेम अलग है उसका कुछ। याद है कि ऐसे ऐसे नाम होते थे जो अपने को याद ही नहीं रहते थे, समझने ही नहीं आते थे, कभी कभी तो प्रोनाउंस करते भी नहीं आते थे। याद है क्या कुछ साइंटिफिक नेम्स, राइट। तो वो एक नॉमेनक्लेचर था, साइंस का एक नॉमेनक्लेचर था जहां चीजें उस तरीके से बनाई थी। वहां पे भी आपने अगर देखा होगा चैप्टर नेम्स थे, वहां पे भी हेडिंग नेम्स थे, वहां पे भी सब हेडिंग्स थी, और वहां फिर फाइनली जो आपका आइटम था उसके बारे में था। यहां पे भी सेम चीज है, ये भी एक नॉमेनक्लेचर है बट ये थोड़ा आसान है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, अभी जीएसटी का एक्ट है, जितने भी चीजें हैं जिसके ऊपर टैक्स लगाना है उन सभी चीजों को आप बांट दोगे अलग अलग चैप्टर्स में। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8। समझो फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टली 8 नहीं, हम देखेंगे बाद में। सपोज ये इतने सारे चैप्टर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चैप्टर्स बना लिए। एक चैप्टर बना दिया कि चलो ये जो भी वुड होता है, फर्नीचर रिलेटेड आइटम होता है, उसके रेट ऑफ टैक्स। एक बना दिया जो से कार वगैरह ऑटोमोबाइल में आ गया। तीसरा समझो हमने बना लिया कि जो चीज आ जाती है से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बाकी के छोटे मोटे फोन एक्सेट्रा। एक बना दिया हमने सपोज फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो स्टोन्स एक्सेट्रा, ज्वेलरी स्टोन्स, उसका बना दिया हमने। तो ऐसे हमने अलग अलग टाइप के चैप्टर्स बना लिए। एक बना दिया खाने के आइटम, बराबर, तो ऐसे बना अलग अलग बना दिए। उसके अंदर में अब ये सपोज ये फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर में वापस से कुछ हेडिंग्स होंगी। हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 4, 5, जितने भी अलग अलग डिफर करता है। फिर अभी सपोज ये एक हेडिंग है ना, इसके अंदर में से 1 2 3 सब हेडिंग हो गए। फर्स्ट सब हेडिंग, सेकंड सब हेडिंग, थर्ड सब हेडिंग। फिर ये सब हेडिंग के अंदर में देयर कैन बी 1 2 3 4, या यहां पे देयर कैन बी से 1 2, यहां पे से देयर कैन बी 1 2 100 तक भी जा सकता है, डिपेंड। ये इतने क्या है, आइटम है, ये आइटम है। आइटम के ऊपर टैरिफ लगता है, टैरिफ मतलब रेट। आप देखो ना, आप जब रिक्शा में कभी गए होंगे या टैक्सी में गए होंगे जहां पे वो मीटर लगाते हैं, तो बोलते होंगे टैरिफ लिखा होता है, देखो उसके ऊपर, मतलब कितना रेट, व्हाट इज द टैरिफ, व्हाट इज द रेट, ठीक है। तो इन आइटम्स को हम बोलते हैं टैरिफ आइटम्स। जो भी चीजें हैं टैरिफ आइटम्स किस में होते हैं, सब हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स हेडिंग्स में, हेडिंग्स चैप्टर्स में, चैप्टर्स सेक्शन के अंदर होते हैं। तो एक सेक्शन बना दिया, सेक्शन के अंदर चैप्टर डाल दिया, चैप्टर के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर टैरिफ आइटम। जरूरत पड़ने पे इसको और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, कुछ भरोसा नहीं है इंडिया के टैक्स वालों का, और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है इसको, ये तो बहुत आसान है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। तो अभी आप देखोगे अगर यहां पे, तो यहां पे आप देखना चैप्टर नंबर दिया है, सेक्शन नंबर दिया है, हेडिंग नंबर दिया है, राइट। अगर मैं गुड्स की बात करूं तो गुड्स में और थोड़ा सा डिटेल आ जाता है, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ नंबर। यहां कुछ ऐसे नंबर दिखते हैं आपको, जैसे 0202, 0203, मतलब हो सकता है ये 02 जो है ये हेडिंग है, 02 उसके बाद का जो है, या 0304 ये टैरिफ आइटम है। ऐसे नंबरिंग की जाती है। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि पहला चैप्टर, योगा से पहला चैप्टर, पहली हेडिंग, पहली हेडिंग, पहली सब हेडिंग, पहला आइटम, तो ये चैप्टर का कोड है, ये हेडिंग का कोड है, सब हेडिंग का कोड है, आइटम का कोड है। ये पूरा इतना बड़ा आपका बन गया HSN कोड। मतलब एक सिस्टम बनाया है नॉमेनक्लेचर का। कोई चीज को कॉम्प्लिकेट भी अगर करना है तो उसका सिस्टम बनाएंगे ना। सिस्टम बना दिया, सिस्टम बना दिया, बोला ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो अगर मैं बोलता हूं 04091241, मतलब फोर्थ चैप्टर में 9th हेडिंग में 12th सब हेडिंग के अंदर 41 नंबर का जो आइटम है उसका रेट। समझ रहे हो क्या बात को, हाँ या ना। सिर्फ समझो, लिखो मत कुछ भी, लिखने का बाद में टाइम दूंगा मैं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज HSN कोड। और HSN कोड के हिसाब से यहां पे ये पूरे डिटेल्स दिए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां टाइप करता हूं से वुड, सपोज मैं यहां टाइप करता हूं से वुड, ये देखो कितने जगह पे वुड आ गया। मतलब कोई एक चैप्टर के अंदर में ऐसा भी आइटम है जिसपे 5% टैक्स लगता है, कहीं पे 12% लगता है, कहीं पे 18% लगता है, राइट। देखो 0% वाले भी आइटम है कहीं पे। अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग टाइप के वुड है यहाँ पे। मतलब आई टेल यू सिंपली स्पीकिंग, अगर एक रॉ वुड आप लेके आते हो लकड़ी से काट करके, उसका रेट ऑफ टैक्स अलग है। अच्छा, कोई वुड आप खुद बनाते हो अलग अलग चीजें यूज करके, अलग अलग आइटम्स, वेस्ट मटेरियल यूज करके, उसका रेट ऑफ टैक्स अलग है। अच्छा, वुड में से आप फर्नीचर बना के फर्नीचर बेच रहे हो, मतलब वुडन फर्नीचर अगर आप बेच रहे हो उसका रेट अलग है। पेंटेड वुड, उसका रेट अलग है। मेटल के साथ जोड़ के आप वुड को बेच रहे हो, उसका रेट अलग है। हर चीज का रेट अलग है। आप वुड के बॉक्सेस बना रहे हो, वो अलग चीज है।
So it is not only the rate of tax that you need to remember, or you need to not remember obviously, but you need to find out, but it is also the HSN number. प्रॉपर हेडिंग में आपने जाकर के चीज करना। ये हेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हर बिल के ऊपर आपकी हेडिंग आती है, हर बिल के ऊपर ये नंबर आता है। आपको एक हाथ बिल उठा के देख लेना, कोई कंपनी से आपने कुछ परचेस किया, बड़ी कंपनी से जो भी कभी कुछ बिल परचेस किया, देखना उसके ऊपर HSN कोड होता है, उसके नीचे लिखा होता है HSN कोड, और उस HSN कोड के अंदर डिटेल्स होती है। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना, राइट। तो यहां पे अगर आप देखोगे, देखो वुड वुल अलग है, होप वुड, मतलब ऐसे ऐसे नाम है ना जो हमने कभी जिंदगी में सुने ही नहीं होंगे। वुड इन चिप्स और पार्टिकल्स, खाने वाली चिप्स की बात नहीं हो रही है, हाँ वो चिप्स मतलब वैसा काट के उस तरीके से बनाया जाता है उसको। सॉडस्ट का वुड अलग, राइट। यहां देखो नीचे शीट, वुड शीट अलग, बॉक्सेस वुड अलग, ड्रम वुड अलग, बाम्बू वुड अलग। अब इतने सारे वुड है ना, अपने अपने को इधर नींद आ जाएंगे कि यार क्या चल रहा है जिंदगी में। केमिकल वुड अलग, केमिकल वुड का पल्प, मेरे को तो मैंगो पल्प पता है सिर्फ, यहाँ केमिकल वुड उसका पल्प, मतलब वो वुड को कुछ सोल्यूशन बनाते हैं जो यूज करते हैं कुछ चीजें चिपकाने के लिए, वो अलग। कार्व्ड वुड प्रोडक्ट्स अलग, समझ रहे हो? वुड के ऑर्नामेंट्स कुछ बनाए हैं, कुछ लोग पहनते हैं, वो अलग। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ये ऐसी ऐसी चीजें ना जो आपने शायद सुनी नहीं होंगी। समझ रहे हो बात को? ये देखो प्लाईवुड अलग, अपने को प्लाईवुड पता है, लेमिनेटेड वुड पता है, वो चीजें दी हुई है। वुडन फ्रेम अलग है, राइट। तो यहाँ पे रेट्स भी डिफर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट हाँ हेडिंग नेम वगैरह एक्सेट्रा जरूर अलग अलग होते हैं। वुड का चारकोल अलग है, फायरवुड अलग है, फ्यूल वुड अलग है, रुद्राक्ष वगैरह पूजा की सामग्री के आइटम्स जो है ये अलग है, उसके अंदर भी वुड आता है, राइट। ये देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, दिस इज वेरी डिफरेंट, राइट। तो अलग अलग चीजें हैं। अब फॉर एग्जाम्पल और कोई चीज बताओ यार, क्या सर्च करना है, क्या लगता है आपको किस चीज का रेट दिखा जाए, बताओ। एक हाथ कुछ रैंडम गेस करो, दो तीन लोग बताओ, उसको सर्च करेंगे अपन, थोड़ा सा आइडिया आ जाएंगे आपको हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट एल्स? वुड मैंने देख लिया, ग्लास देखते हैं, चलो तब तक आप लोग टाइप करो और कुछ देखना है तो। ये लो ग्लास, ये देखो ग्लास के अंदर भी 5% का भी रेट है, 12% का भी रेट है, नीचे आप जाओगे 18% का भी रेट है, और 0% भी शायद होगा एंड में। ये देखो 0% ग्लास बैंगल्स, बैंगल्स। अच्छा उसमें भी क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट दोज मेड फ्रॉम प्रेशियस मेटल, मतलब ग्लास से बनाओ बट सिर्फ ग्लास का जो होगा ना बैंगल, वो उसके ऊपर 0%। उसके अलावा जो आप लोगे वहां पे तो आपको यार पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, राइट। उसमें भी देखो अलग अलग चीजें हैं। ऑप्टिकल फाइबर के साथ ग्लास अलग आता है, ग्लासवेयर अलग आता है, मार्बल के साथ का ग्लास अलग, चिमनी के लिए ग्लास अलग, फाइबर के लिए ग्लास अलग। देख रहे हो क्या? कुछ समझ रहे हो चीज को क्या है? हाँ या ना? समझ रहे हो क्या कुछ, या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं सिर्फ? यस। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को अगर ऐसा लगता होगा सर आप इतना फास्ट इतनी सारी चीजें बता रहे हो, वैसे तो मैं स्लो ही बता रहा हूं, बट मैं ना आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि हमारा ओशन कितना बड़ा है, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या होता है, कि कहीं जाके आगे जाके मैंने HSN वर्ड यूज कर लिया तो आप वहां मुझे रोक मत लो कि यार सर ये HSN पता ही नहीं है क्या होता है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एक कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, और फिर हम इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वापस से, डोंट वरी। जैसे जैसे सिलेबस में आएगा वील बी सीइंग इट, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा और कौन सा रेट देखना है? पेपर देखने का क्या, देखो पेपर, पेपर के अंदर भी इतनी चीजें, 5% है, 12% है, 18% है। पेपर में भी अलग अलग टाइप से, देखो स्टैम्प पेपर अलग आ जाता है, उसके बाद काइट्स के लिए पेपर अलग आ जाता है, आर्टिकल्स मेड ऑफ पेपर मैश अलग है, राइट। कोटेड क्राफ्ट, अनकोटेड क्राफ्ट, ग्लासिन पेपर्स, कंपोजिट पेपर्स, पेपर बोर्ड डाला हुआ है, वायरिंग बोर्ड है, कितनी सारी चीजें हैं, सब अलग अलग, सब अलग अलग। आप कपड़ा बोलो, चलो कपड़ा देखना है, कपड़ा देखते, क्लॉथ। ये देखो क्लॉथ में भी अलग अलग है, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथ, फिर क्लोथ्स यूज्ड फॉर सम डिफरेंट पर्पस, क्लोथ हैंगर्स अलग है, फिर देखो यहाँ पे नीचे क्या है, बुलेटिन क्लॉथ करके कुछ आता है, वो अलग है। अच्छा उसमें भी यहाँ तो देखो कितना अच्छा है, अलग अलग चैप्टर डाल दिया है। 61 हेडिंग या 61 आइटम इज फॉर दोज क्लोथिंग एक्सेसरी जिसकी सेल वैल्यू 1000 रुपए के अंदर है या 1000 रुपए से ज्यादा है, उसके बाद 1000 रुपए से कम है, उसको भी सेपरेट किया इन लोगों ने। मतलब बेसिकली काम धंधे है ही नहीं, डाल 10 चैप्टर बना तो पढ़ेंगे ना बच्चे, बराबर। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि पहले यार एक्चुअल में जो चीज किसी ने बनाई है, जो कैलकुलेटर बनाया है उसको समझो, उसमें क्या क्या यूज किया है, और फिर ये सब चीज आके यहां R&D करो, उसके बाद कहीं जाके फाइनल होगा कि इतना पैसा है, इतना रेट है, ये है वो है। तो ये करने को टाइम जाता है, इतना ये आसान नहीं है। एक कैलकुलेटर का प्रॉपर रेट निकालने को 2-3 दिन जा सकते हैं, ऐसा नहीं बस डाल दिया टाइप किया निकाल दिया, नहीं इतना आसान नहीं है। पेंट बोल रहा है एक स्टूडेंट, चलो पेंट देखो, ये देखो 6% पे है, मतलब 12% पे है, 18% पे है, यहाँ 0 नहीं है।
या वुडन फ्रेम का पेंटिंग अलग है, कोई साइन बोर्ड का पेंटिंग अलग है, पेंट वार्निश अलग है, हैंड पेंटिंग अलग है, उसके बाद टेक्सटाइल पेंटिंग अलग है, पेंटिंग कैनवास अलग है, सब अलग अलग चीजें हैं। सर्विसेज की बात करते हैं थोड़ी सी, आ जाओ सर्विसेज में देखते हैं। अपन देखते हैं अकाउंटिंग। सीए बनोगे ना, अकाउंटिंग तो करोगे जिंदगी में एक हाथ बार। ये देखो अकाउंटिंग, देखो लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विस एक ही इसमें डाल दी, 18% बोल दिया, हेडिंग नंबर डाल दिया है, अलग से टेरिफ आइटम नहीं है, हेडिंग डाल दिया, हेडिंग के अंदर जो भी सर्विस आई। अच्छा कंसल्टेंसी डालते हैं, चलो कंसल्टेंसी, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, नहीं, कंसल्टेंट डालते हैं, चलो नहीं दिखा रहा, मतलब उन्होंने अलग अलग स्पेसिफिक हेड्स में डाल के रखा है, लीगल अलग डाला है, ये अलग डाला है, वो अलग डाला है, ऐसा किया होगा। टैक्स डालता हूं मैं सिर्फ, देखो टैक्स नहीं, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो टैक्स है उसकी बात की है, टैक्स भी अलग से कहीं दिखाया नहीं है शायद, देख रहे हो। कंपेंसेशन सेस में भी देखो कहां कहां कंपेंसेशन लगता है, ये लोग डाल देते हैं पूरा। ये कंस्ट्रक्शन सर्विस के ऊपर मेनली आया है। अच्छा एजेंट होगा, इंश्योरेंस सर्विस होंगी, राइट, ये भी आप डाल के चेक कर सकते हो, आपको दिख जाएगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये देखो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, फिर पोस्ट इंश्योरेंस, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस अलग अलग हिसाब से कवर्ड है, बट एवरीथिंग इज एन निल रेट, जीरो रेट है। इंश्योरेंस ऑन गुड्स कैरिएज, मतलब जो रोड पे से आप ट्रांसपोर्ट करते हो चीजों को, उसका जो इंश्योरेंस लेते हो वो 12% पे, बाकी सब जीरो रेटेड है, राइट। तो बेसिकली इतनी सारी लिस्ट है, इतना आसान नहीं है कि यार मतलब एकदम इससे देख लिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे दीज आर 176 पेजेस, देखो यहाँ पे टॉप पे वन ऑफ 176 पेज, ये 176 पेजेस का पीडीएफ फाइल है जो सिर्फ बात करता है रेट ऑफ टैक्स पे, कि शेड्यूल बना के दिए उन्होंने, शेड्यूल 1 पे जीरो रेटेड है, 2 पे इतना रेट है, 7 पे 28% है, और उसमें देखो इन्होंने सब डाल दिया है कि हेडिंग नंबर और उसका डिस्क्रिप्शन, हेडिंग नंबर उसका डिस्क्रिप्शन, हेडिंग नंबर उसका डिस्क्रिप्शन। मैं ये सॉफ्ट कॉपी में आपको डाउनलोड करके दूंगा, आप कभी देखना होगा आप देख सकते हो। पोटैटोज है उसका, ये नंबर डाल दिया, फिर यहां से नंबर देख लिया, ये नंबर जाके वहां टाइप करने का, यहाँ नंबर स्टडी कर लिया, यहाँ पे आके नंबर टाइप कर दो, नंबर टाइप करोगे दिख जाएगा आपको। सेम थिंग सर्विस के लिए है, सर्विस का बुकलेट दिखते कितना बड़ा है, सर्विस का बुकलेट 30 पेज का है, मतलब लगभग लगभग 200 पेज के तो डिटेल्स दिए हुए, जिसमें डिटेल्स इतने छोटे छोटे हैं, देखो 200 पेजेस आपको स्टडी करना है, तब जाके आपको कंफ्यूजन क्रिएट होंगे कि यार कौन सी दो चीजों का रेट अलग अलग चीज हिसाब से दिया हुआ है। समझ रहे हो क्या बात को? यस, समझा पूरी चीज? हाँ शुक्र करो सिलेबस का पार्ट नहीं है अपने, नहीं तो ये सब करना मतलब बहुत सेंस भी नहीं बनता है लर्न करने के लिए, बट समझने आ गया होगा आप लोगों को, राइट? क्लियर है चीज यहां तक, हाँ या ना? रीड करो इस चीज को, 2 मिनट में इसको डिस्कस करता हूं, रीड करो, मेरे को बताओ आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें, जो वर्ड्स यूज किए हुए ना, ये शायद आपने वर्ड्स पहले भी सुने होंगे, देखे होंगे। डन सर, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ टैक्स ऑन डिस्पोजल? ये श्योरली, सिर्फ उस पे ही क्यों, हर चीज पे एग्जांपल देखेंगे, हर टर्म को इसमें से हमें एक एक घंटा देना है, तब जाकर वो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा।
नॉट नाउ, बट हाँ टाइम देंगे हम चीजों को, डोंट वरी। चलो, हमने देखा है कि अगर हम मैन्युफैक्चर करते थे, जीएसटी के पहले की बात कर रहा हूं, मैन्युफैक्चर कर दिया कि क्या लग जाता था, एक्साइज लग जाता था। मैन्युफैक्चर किया कि एक्साइज, द मोमेंट यू मैन्युफैक्चर एक्साइज, द मोमेंट यू सेल वैट लग जाता था, सीएसटी लगता था। आज के डेट पे द मोमेंट यू मैन्युफैक्चर जीएसटी लगेगा, द मोमेंट यू सेल जीएसटी लगेगा, द मोमेंट यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस जीएसटी लग जाएगा। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, कोई तो चीज हो रही है जिस चीज के होने पे आपको टैक्स लगता है। गेटिंग दी पॉइंट? कोई तो चीज है कि वो चीज हो गई अगर, तो टैक्स ट्रिगर हो जाएगा। बराबर? मुझे एक बात बताओ ना, आपका टीवी का बटन होगा, टीवी का रिमोट होता है, ये रिमोट है सपोज टीवी का बटन के रिमोट, मतलब यहां पे रिमोट पे बटन होते हैं। अब सपोज मैंने यहां से एक बटन प्रेस कर दिया, नंबर 4 नंबर में प्रेस करूंगा तो 4 नंबर का चैनल चलेगा। बराबर? वॉल्यूम कम का बटन प्रेस करूंगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मुझे बताओ, आपके मोबाइल में भी सेम चीज है। आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो, फेसबुक खुलता है क्या? नहीं। व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो व्हाट्सएप खुलेगा, राइट? आप उसको बैक करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, उसका एक तरीका होता है। बेसिकली देयर इज समथिंग विच ट्रिगर्स द फंक्शन। हम कुछ करेंगे, उससे कुछ ट्रिगर होगा। तो हम अगर सप्लाई करेंगे तो उससे जीएसटी लगेगा। ये जो ट्रिगर होता है, यार ये हो गया तो ये होगा, तो सप्लाई हो गया तो जीएसटी होगा। हम बोल रहे हैं ना कि मैन्युफैक्चर पे जीएसटी लगेगा, सेल पे जीएसटी लगेगा, इस पे लगेगा, उस पे लगेगा। ये सब चीजों को एक नाम के अंदर डाल दिया है, सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? ऑल दीज 8 वर्ड्स दैट यू कैन सी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं। तो बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, राइट? सो जब जब सप्लाई होगा तब तब जीएसटी लगेगा। सप्लाई लगा कि जीएसटी ट्रिगर्ड, सप्लाई हुआ कि जीएसटी ट्रिगर्ड। मैन्युफैक्चर हुआ ना कि एक्साइज ट्रिगर होता था, वैसे ही अभी मैन्युफैक्चर होता है तो जीएसटी ट्रिगर होता है। तो वो मैन्युफैक्चर के लिए अलग टैक्स था, अभी मैन्युफैक्चर के लिए भी वही टैक्स है, सर्विस के लिए भी वही है, सेल्स के लिए भी वही है। तो इन सबको नाम को मिला करके एक ही नाम रखा है, सप्लाई। जब जब सप्लाई होगा तब तब जीएसटी लगेगा। और ये ट्रिगरिंग इवेंट को हम टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। एक ऐसा इवेंट जिस इवेंट के होने पे टैक्स लग जाता है, उस इवेंट को हम टैक्सेबल इवेंट बोलेंगे। गेटिंग दी पॉइंट, राइट? सो टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ जीएसटी इज सप्लाई। व्हाट इज सप्लाई? व्हाट इज सप्लाई? इतना आसान नहीं है। लेट मी टेल यू, सिर्फ सप्लाई, इस डिस्कशन पे सिर्फ सप्लाई, ये 5 लेटर्स का जो वर्ड है सप्लाई, इसका डिस्कशन एक हफ्ता चलेगा, मे बी फ्रॉम टुमारो टिल नेक्स्ट 1 वीक, सिर्फ सप्लाई। और वो एग्जाम का वेटेज 40 में से 10 मार्क कैरी करता है, ओनली सप्लाई। 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा, ओनली सप्लाई। अलग अलग चीजें हैं सप्लाई के अंदर में, सब देखेंगे, राइट? अभी तो मैं सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूं, इनको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले अपन, डोंट वरी। देखो, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, लाइसेंस, सेल, बार्टर, एक्सचेंज। अगर मैं सेल बोलूं तो मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया। मैंने आपको बोल दिया यार ये कैलकुलेटर है, 10 रुपए दे, कैलकुलेटर लेके जा। कैलकुलेटर आपका हो गया, सेल कर दिया मैंने, ठीक है? तो ट्रांसफरिंग दी ओनरशिप, मतलब ये मेरे नाम पे था, मैंने ये आपके नाम पे कर दिया, सेल हो गया। अच्छा, आपने मेरे को उसके बदले में पैसा दिया होगा, आपके पास पैसा नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं ये देता हूं, आप मेरे को ये दे दो, एक्सचेंज बार्टर। एक चीज मैंने दी, दूसरी चीज आपने मेरे को दी, एक्सचेंज बार्टर, ठीक है? ज्यादातर सेल एक्सचेंज तो भी होते हैं, बार्टर इतना नहीं चलता आजकल, ठीक है? पहले चलता था। फिर देखना लीज और रेंटल। रेंटल मतलब शॉर्ट टर्म लीज, 1 साल के लिए कोई चीज यूज करने दी, 1 महीने के लिए कोई चीज यूज करने दी, मतलब मैंने सेल नहीं किया, मैंने आपको कस्टडी दी। देखो, कोई भी चीज जब होती है ना, एनीथिंग, ना सपोज मैं बात करता हूं कार, फॉर एग्जाम्पल, कार, कार का होता है ओनरशिप और कार की होती है कस्टडी। सेम इज फॉर मोबाइल फोन, सेम इज फॉर अ फ्लैट और एनीथिंग, एनी गुड्स। मैंने आपको ओनरशिप दे दिया, मतलब मैंने आपको इनवॉइस दे दिया, मैंने आपको सेल कर दिया, आई हैव सोल्ड इट टू यू। इनवॉइस बनाया मैंने, उसमें आपका नाम डाल दिया, मैंने मेरे राइट्स रिलिंक्विश कर दी, निकाल दिए मेरे राइट्स कि यार इसके ऊपर मेरा कोई हक नहीं है, इसके ऊपर ये इंसान का हक है, मैं उससे इतना पैसा ले रहा हूं और मैं उसको ओनर बना रहा हूं। कोई भी, फिर आप कार बेचो, ठीक है? जब आप कोई भी चीज का ओनरशिप बेचते हो, मतलब कोई भी चीज को बेचते हो, मतलब ओनरशिप देते हो, ओनरशिप के साथ आप कस्टडी भी देते हो, मतलब उसको यूज करने के लिए चीज दे रहे हो ना। सपोज ये फोन है मेरा, राइट? सपोज ये फोन है, इस फोन को मैंने आपको कहा कि यार ये लो, चलो यूज कर लो, 10 दिन यूज करना, 10 दिन बाद मेरे को वापस दे देना। मुझे बताओ, क्या मैंने आपको ओनरशिप ट्रांसफर किया है इसका? ओनरशिप ट्रांसफर किया, 10 दिन यूज करो, 10 दिन बाद वापस दो।
क्या मैंने इसका ओनरशिप ट्रांसफर किया आपको? यस और नो? नहीं। कब ट्रांसफर करूंगा ओनरशिप? जब मैं इसके नाम का एक बिल बनाऊंगा, या मेरे पास जो इसका बिल है उस पर लिख दूंगा कि मैंने इतना पैसा लिया और मैंने इसको, इस बंदे को, ये नाम है, ये मोबाइल नंबर है, इसको सेल कर दिया। अब वो जाने फोन जाने, मुझे मेरे पैसे मिल गए। तो मैंने कस्टडी भी दी, मतलब मैंने दे दिया कि अभी तुम यूज करो इसको, और मैंने इसका ओनरशिप भी ट्रांसफर किया। तो देयर आर टू थिंग्स वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी गुड, कोई भी तरीके का गुड्स अगर होता है, हर जगह दो चीजें आती है, एक है ओनरशिप, दूसरा है कस्टडी। अगर मुझे सिर्फ कस्टडी देनी है, मतलब मैं रेंट पे दे रहा हूं, यूज करने के लिए राइट दे रहा हूं, आई एम गिविंग हिम द राइट टू यूज। बेसिकली मैं रेंट आउट कर रहा हूं, सेल नहीं कर रहा हूं। मैंने मेरी कार रेंट पे दी, जिसको भी रेंट पे दी उसके साथ एग्रीमेंट बनाऊंगा और बोलूंगा भाई ये ले कार है, 10 दिन यूज कर, इतना इतना पैसा दे मेरे को, मैं तेरे को 10 दिन यूज करने का राइट दे रहा हूं। तो कस्टडी आपके पास है, मतलब वो चीज आपके पास है। कस्टडी को हम पोजेशन भी बोलते हैं। तो आई कैन गिव यू दी कस्टडी विदाउट गिविंग यू दी ओनरशिप। मतलब मेरे नाम पे ही है चीज, बट मैंने आपको यूज करने के लिए दी कि मेरा लैपटॉप है, आपको लेक्चर देखना ना बेटा, चलो आप लेक्चर देख लो, एक लेक्चर दिखने का 1 लाख रुपए लूंगा मैं, खत्म। ठीक है, लेक्चर आपने देख लिया, तूने पैसे दे दो, लैपटॉप वापस कर दो। बट आप बोलोगे नहीं सर मुझे खरीदना है, तो मैं आपको कस्टडी भी दूंगा और आपको ओनरशिप भी दूंगा। बट जब मैं आपको राइट टू यूज देता हूं, जब मैं यूज करने के लिए देता हूं, तब मैं सिर्फ कस्टडी देता हूं, तब ओनरशिप देने की जरूरत नहीं है। ओनरशिप मेरे पास ही, आई एम ओनली दी ओनर। बट जब मैं ये भी दे देता हूं तो फिर वो चीज उसकी हो जाती है पूरी। डिफरेंस समझा है ओनरशिप में और कस्टडी में? क्लियर है चीज ये, हाँ या ना? अगर क्लियर है तो इस चार्ट को लिख लो, ये नोट्स में नहीं आएगा, इसको लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। डन? यहां तक चीज क्लियर है जो हमने देखा है? मतलब देखो यहां पे यार चीज सिंपल है कि यार सेल करोगे तो भी सप्लाई है तो भी जीएसटी लगेगा, सेल करोगे तो सप्लाई है तो जीएसटी है, रेंट पे दोगे सप्लाई है जीएसटी है, एक्सचेंज करोगे बार्टर करोगे तो भी सप्लाई है जीएसटी है। रेंट पे देना यानी कस्टडी देना, ओनरशिप देना नहीं, ओनरशिप दे दे तो सेल हो जाएगा। लीज क्या होता है? लीज होता है बहुत ज्यादा टाइम के लिए देना, मतलब अगर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए दे रहे हो तो रेंटल में आ जाएगा। अगर आप 100 सालों के लिए दे रहे हो, 50 सालों के लिए दे रहे हो, ओनरशिप ना देते हो तो वो लीज हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी चीज आ जाती है। ट्रांसफर, मतलब आप ट्रांसफर दे रहे हो, किसको प्रॉपर्टी दे रहे हो, आप अपने नाम पे यूज करो कुछ समय के लिए, मतलब बेसिकली
लीज, रेंटल, ट्रांसफर लगभग सिमिलर है, बट देयर इज डिफरेंस, राइट। लाइसेंस हो गया, मैंने आपको लाइसेंस दिया कि यार आप अभी, आपको कोई परमिशन दी और उस परमिशन के मैंने पैसे लिए। मैंने आपको लाइसेंस दिया कि यार आप इस जगह पे ये कर सकते हो, मैं उसकी लाइसेंस देता हूं आपको, ठीक है। लाइसेंस आपने मेरे पास से ले लिया, आपने वो काम करना चालू किया, इस लाइसेंस के बदले में आपने मुझे पैसा दिया, उस पैसे के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। डिस्पोजल, याद करो मैंने डे 1 पे आपको कहा था कि अगर आप कोई एसेट, आपके ऑफिस का कोई कंप्यूटर सिर्फ बेचना नहीं है, स्क्रैप में निकालना है, डिस्पोज करना है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। समझ रहे हो बात को? स्क्रैप में निकालना, भंगार में देना है तो भी जीएसटी लगेगा भाई, डिस्पोजल, ठीक है। तो ये 8 टर्म्स उतने आसान नहीं है जितने आसानी से हमने इसको भी जस्ट गो थ्रू किया है। ये बहुत डिटेल में है और इसमें अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने हैं और इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट भी हमें पढ़ना है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान पे रखो कि व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई इज ऑल दीज थिंग्स, राइट। इसके अंदर कल मैं और कुछ चीजें डिस्कस करूंगा और 2-3 स्लाइड्स में भी बाकी है जो मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूं बिफोर गोइंग ऑन टू द एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट। मे बी कल का सेशन और जाएगा बैकग्राउंड इंट्रोडक्टरी पार्ट में, फिर हम जो हमने भी देखा है, अभी तक जितना भी देखा है, ये सभी कंटेंट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का है। हालांकि चैप्टर 1 चैप्टर 2 में इन सब चीजों के अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे ये कंप्लीट होने के बाद। तब तक आपको नोट्स भी शायद आ जाएंगे, आप उस पर मार्किंग वगैरह भी कर पाओगे, सब चीजें आगे बढ़ाएंगे अपन, ठीक है। चलो, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, सब चीजें क्लियर हुई होगी। कोई डाउट है पूछ लो, मैं यही हूं, अदरवाइज वी विल स्टॉप, ठीक है। सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।